ठीक है भाई, आज की क्लास देख लो आप। आज की क्लास में क्या है, ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही है। तो आज हम कुछ और हुक्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक कल हमने पढ़ा था यूज स्टेट हुक के बारे में, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा यूज स्टेट हुक के बारे में और बताऊंगा कि आप यूज स्टेट हुक से और भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। और एक और हुक हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा यूज इफेक्ट। ओके, तो यूज स्टेट आपको मैंने कल ही बताया था कि दैट ये एक ऐसा हुक है जो कि हमें स्टेट मैनेजमेंट के काम आता है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ सेव रखी, बाद में अगर आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, जैसे सेट फंक्शन, ठीक है, जो हमें लिखा था कल, यूज़र नेम सेट यूज़र, इसी तरह से एक्स सेट एक्स, ठीक है। तो उससे आप जो है ना एक्स की स्टेट को अपडेट कर सकते हो। आप देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आज और कुछ यहाँ पर बनाता हूँ। लाइक हम अभी यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट देख रहे हैं स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर अपना होम कंपोनेंट। ये होम कंपोनेंट है ना, उसी होम कंपोनेंट के पास तो लिखा है ना ये सब, वेलकम प्रॉप्स डॉट यूज़र। देखो, एक तो चीज़ मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ये भी समझाया था कि दैट प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स जो कि हम पेरेंट्स से कहाँ की तरफ, चाइल्ड की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉप्स हमेशा चाइल्ड को देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो यूज़र की वैल्यू है ये कहाँ से आ रही है? प्रॉप्स, यानी कि होम का जो पेरेंट है वहाँ से। तो प्रॉप्स डॉट यूज़र, जहाँ पर भी आपने होम कंपोनेंट को कॉल किया होगा, जैसे कि ऐप डॉट JSX में, ऐप डॉट JSX में आपने होम कंपोनेंट को जहाँ पे कॉल किया है, पाथ पर आपने पाथ स्लैश पर होम कंपोनेंट को कॉल किया है, वहाँ पर आपने इसके साथ यूज़र इज इक्वल टू यूज़र नेम एक प्रॉपर्टी जो है ना पास की है। अब जो ये होम है, होम के पास आप देखते हो नाउ, जब हम लिखते हैं प्रॉप्स डॉट यूज़र, यानी कि जो ये फंक्शन है वो पैरामीटर लेती है प्रॉप्स और प्रॉप्स डॉट यूज़र। और यूज़र क्या है? यूज़र वही जो कहाँ से आया है, जो इसके पेरेंट से आया है। तो उसके बाद मैंने कार्ड इसमें पुश किया है, फिर वही प्रॉप्स मैंने कार्ड के अंदर पुश किए। तो मैंने कार्ड को भी बोला कि देखो यूज़र जो है ना वो कौन है, वो प्रॉप्स डॉट यूज़र, यानी कि जो इसके पेरेंट से आया है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू जो है ना बाय यूजिंग प्रॉप्स जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिकॉज ये इसका सिंटेक्स है ना, इसका जो हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, ये जिस तरह से इन्होंने सिंटेक्स बनाया है हमें वैसे ही लिखना है। तो हम लिखते हैं यूज़र इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट यूज़र। इसका मतलब हम इसको बोल रहे हैं कि जो कार्ड है, कार्ड के अंदर जो यूज़र है ना वो किसके बराबर है? वो बराबर है प्रॉप्स डॉट यूज़र के। और प्रॉप्स डॉट यूज़र कहाँ से आ रहा है? यहाँ पेरेंट से, यानी कि होम के पेरेंट्स। अब होम का पेरेंट ऐप है। फिर जब आप कार्ड के अंदर जाओगे, कार्ड के अंदर भी आप यही लिखते हो, कार्ड फंक्शन को भी आप क्या दे रहे हो? प्रॉप्स। फिर आप वहां पर भी लिख रहे हो द नेम ऑफ द यूजर इज प्रॉप्स डॉट यूजर, यानी कि जो इसको यूजर में आया है। अब आप खुद ही देखो, कार्ड को यूजर में क्या वैल्यू आई है? कार्ड को यूजर में क्या वैल्यू आई? कार्ड जो है कार्ड को यूजर के अंदर वैल्यू आई है प्रॉप्स डॉट यूजर। और प्रॉप्स डॉट यूजर क्या है? वो होम को असल में वैल्यू आई है ऐप से। तो इस तरह से ये चेनिंग इफेक्ट हो जाता है। इस तरह से जो मतलब जो मेरे जो प्रॉप्स है वो मैंने मेरे पेरेंट्स से लाए हैं, ठीक है, और वो जो उन्होंने जो प्रॉप्स लाए हैं वो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लाए। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हो ना कि दैट ये एक तरह की हेरिटेज बढ़ रही है। तो इसको आप बोलते हैं ना इनहेरिटेंस। इस चीज़ को आप बोलते हैं ना इनहेरिटेंस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो असल में ऊप्स कॉन्सेप्ट भी है ना इनहेरिटेंस। तो आपने देखा कि कार्ड जो है ना, कार्ड जो ये प्रॉपर्टीज ला रहा है ना, यूजर प्रॉपर्टी जो उसने लाई वो उसने होम से लाई, ठीक है। क्योंकि होम में जब ये कार्ड कॉल हुआ था तो हमने इसको उस वक्त प्रॉप्स यूजर किसके बराबर दिया था? प्रॉप्स डॉट यूजर को। और इसने प्रॉप्स डॉट यूजर की वैल्यू कहाँ से लाई थी? अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स यानी कि उसने ऐप से लाई थी। और वहां पर हमने लिखा था कि यूजर नेम है, और वहां पर हमने असल में वेरिएबल जो है ना बनाया था किसके बराबर? इरफान यूसुफ के बराबर। और हमने देखा कि पूरी ऐप के अंदर हमने यही डाल दिया। इसीलिए आपको यहाँ पर आ रहा है वेलकम इरफान यूसुफ, द नेम इज यूजर इज इरफान यूसुफ। तो इस तरह से तो मैंने आपको दिखाया कि प्रॉप्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसी तरह से देखो, हम होम कंपोनेंट में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो, अगर हमने यहाँ पर एक हुक बनाया होता, मान लो अगर आप इस तरह से एक हुक बनाते कांस्टेंट, ठीक है, उस हुक का नाम लिखेंगे हम मान लो नंबर, या चलो मैं काउंट दिखाता हूँ आपको, काउंट, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होगा? सेट काउंट, ठीक है, सेट काउंट। तो काउंट सेट काउंट, और इसमें हम किसको कॉल करेंगे? यूज स्टेट को, ठीक है, यूज स्टेट को। और मान लो मैंने यूज स्टेट रखा 0। अब मुझे बताओ काउंट की वैल्यू क्या है? हाँ, तो अगर मैं ऐसे लिखूं द वैल्यू ऑफ
काउंट इज, मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ काउंट इज, और यहाँ पर मैंने काउंट वेरिएबल को कॉल किया। अब अगर आप फ्रंट एंड चेक करोगे इसका, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ काउंट इज 0, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 है। ओके, अब मान लो मैंने ऐसे किया, मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया, ठीक है। तो आपने एक बटन बनाया और बटन के ऊपर आपने नाम रखा, चलो इंक्रीमेंट। आपने क्या नाम रखा? इंक्रीमेंट। आपने बटन एक बनाया, उसका नाम इंक्रीमेंट है। और बटन जो है, बटन के ऊपर आपने एक फंक्शन रखी ऑन क्लिक पर आपने एक फंक्शन रखी, उसका नाम आपने रखा हैंडल इंक्रीमेंट। क्या नाम रखा? हैंडल इंक्रीमेंट। तो ठीक है, हैंडल इंक्रीमेंट नाम से फंक्शन हो गया। तो हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए कैमल केस में ही लिखने की। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा, ऑब्वियसली इट विल गिव एन एरर, बोलेगा हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन है ही नहीं, तो डिफाइंड नहीं है। तो मैं यहाँ पर हैंडल इंक्रीमेंट नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। चलो हमने एक एरो फंक्शन बनाई, ठीक है। आप चाहो तो वो वाली फंक्शन भी बना सकते हो। अब हैंडल इंक्रीमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ सेट काउंट, वहां पर मैं सेट काउंट फंक्शन चला रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ कि देखो सेट काउंट जो है ना वो कुछ नहीं है, बल्कि वो है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि उसमें क्या है, उसमें काउंट जो है ना वो बराबर है किसके? काउंट प्लस 1 के, ठीक है। वो किसके बराबर है? वो है, ये क्या हो गया इसमें, हाँ वो है काउंट प्लस 1 के, ठीक है। कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, ठीक है। अब देखो ये चल गया, ठीक है ना, ये चल गया। तो इसका मतलब आप जो इसकी स्टेट, अगर हम रीस्टार्ट करेंगे, देखो अगर हम ऐप को रिलोड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0, बट जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसको हम यहाँ पर रिएक्ट में बोल सकते हैं कि दैट इसकी स्टेट अपडेट हो रही है। क्या बोलेंगे? इसकी स्टेट जो है ना अपडेट हो रही है। बट एक ही चीज यहाँ पर आप देखो, यूआई में क्या डिफरेंस है। यूआई में नैवार वही है, नैवार की अलाइज वही है, ठीक है, बाकी सारा डेटा तो वही है। सिर्फ अगर आप देखोगे पूरे डॉम स्ट्रक्चर में, यानी कि पूरे के पूरे डॉम ट्री में सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है, द काउंट इज 0। अब जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज सिर्फ यही हो रहा है, नंबर। तो आप देखोगे इससे जो हम कन्वेंशनल वेबसाइट्स बनाते हैं वहां पर अगर आप इस तरह का इंक्रीमेंट बनाओगे, मान लो अगर हम बैकएंड की बात करते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर रिफ्रेश हो जाएगा और पूरी की पूरी ऐप जो है ना वो रिलोड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसको बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करके और थोड़ा सा रिएक्ट के हुक्स का इस्तेमाल करके हम इसकी स्टेट को क्या कर रहे हैं? हम इसकी स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, विदाउट रिलोडिंग द होल ऐप। अब ये यूज स्टेट, जैसे आपने इंक्रीमेंट बनाया, आप इसी तरह से एक और बटन बना सकते हो जिसका नाम आप डिक्रीमेंट बना सकते हो, ठीक है। और उस वक्त भी क्या होगा? उस वक्त भी आप एक और फंक्शन बनाओगे हैंडल डिक्रीमेंट, जहां पर काउंट का काउंट -1 हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि यूज स्टेट हुक काम कैसे करता है। काउंट वेरिएबल है, सेट काउंट फंक्शन है। जरूरी नहीं है कि सेट काउंट का नाम सेट काउंट ही, आप कुछ भी रख लो, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो यूज स्टेट हुक में जो ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है ये काउंट है, और जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो एक फंक्शन है, और जो फर्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वो हम यहां पर मेंशन करते हैं। चलो ठीक है, मैं एक ऐसा ही एक वेरिएबल बनाता हूं, एक और मैं लिखूंगा कांस्टेंट एनेबल डार्क मोड। क्या लिखा मैंने? एनेबल डार्क मोड, एक साथ साथ लिखना है, एनेबल डार्क मोड। तो ऐसे लिखा मैंने, एनेबल डार्क मोड। अब बताओ इसका क्या होगा? हम बनाएंगे ऐसे, सेट एनेबल डार्क मोड, ठीक है। ओके, तो मान लो ये भी एक यूज स्टेट हुक ही है, ठीक है। ये भी क्या है? एक, हम इसको भी एक यूज स्टेट हुक ही मानते हैं। चलो भाई, ये भी एक यूज स्टेट हुक है और मैंने इसको रखा फॉल्स, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट बताओ एनेबल डार्क मोड की वैल्यू क्या है? फॉल्स। अब देखो जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूं तो यहां पर आ रहा है बूलियन, दिखा रहा है कि एनेबल डार्क मोड इज ए बूलियन, एंड इसकी अभी करंट वैल्यू जो है इसकी फॉल्स। इसका मतलब इसकी स्टेट है, एनेबल डार्क मोड अभी फॉल्स है। एनेबल डार्क मोड फॉल्स है तो इसका मतलब लाइट मोड ऑन होगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं काउंट पे होवर कर रहा हूं तो उस वक्त दिखा रहा है नंबर। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर लिखोगे उसकी डेटा टाइप भी ये पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप कौन कौन सी डेटा टाइप यहाँ पर लिख सकते हो? लाइक जावास्क्रिप्ट में 8 डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नंबर, इंट, ये इसी तरह से स्ट्रिंग। तो जितने भी है, मतलब जितनी भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी डेटा टाइप है ना।
तो वो सारी डेटा टाइप्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। इन केस आप यूज स्टेट के अंदर एरे भी डाल सकते हो, अब यूज स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। जितनी भी जावास्क्रिप्ट के मतलब डेटा टाइप्स है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब देखो कॉन्स्टेंट एनेबल डार्क मोड एंड सेट एनेबल डार्क मोड, और यूज स्टेट में मैंने इसको क्या कर दिया, फॉल्स। चलो एक यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। फिलहाल तो मैं कोई यूआई नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि दैट इसमें चीजें काम कैसी करती हैं। तो चलो मैंने एक बटन बनाया यहाँ पर, मान लो, तो उस बटन का नाम मैंने रखा एनेबल डार्क मोड। क्या नाम रखा? एनेबल डार्क मोड। चलो आप डार्क मोड को एनेबल करो। ओके, तो एक बटन है जिसमें आप डार्क मोड को एनेबल कर रहे हो। अब बटन जो है, बटन के ऊपर आप एक ऑन क्लिक फंक्शन रख लो, ठीक है। आपने एक ऑन क्लिक फंक्शन रखी। अब वो ऑन क्लिक फंक्शन पर जरूरी आपने कोई फंक्शन चलानी है, तो मैं लिखूंगा हैंडल। तो आपने एक फंक्शन बनाई हैंडल डार्क मोड, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये फंक्शन अभी डिफाइनेड नहीं है, तो आप यहां पर जाके लिखोगे कांस्टेंट हैंडल, ठीक है, डार्क मोड इज इक्वल टू, आप एक फंक्शन बनाए, ठीक है। ओके, तो बताओ मैं हैंडल डार्क मोड के अंदर क्या करूंगा। देखो मैं इसको लिखूंगा कि देखो जब भी हैंडल डार्क मोड को कोई कॉल करे तो तुम एनेबल डार्क मोड को फॉल्स कर देना, ठीक है। यानी कि सेट एनेबल डार्क मोड की वैल्यू क्या है? फॉल्स। लेकिन आप क्या कर दोगे, आप सेट एनेबल डार्क मोड की मदद से उसको ट्रू कर देना। क्या कर देना? उसको ट्रू कर देना। वो पहले फॉल्स थी, अब ट्रू कर देना। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं, बाद में इसको मैं और भी एक और तरीका दिखाऊंगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि जब भी इस बटन पर क्लिक होगा, किस बटन पर? ये एनेबल डार्क मोड पर, तो उस वक्त ये एनेबल डार्क मोड की वैल्यू फॉल्स थी तो वो ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब डार्क मोड एनेबल हो जाएगा। मतलब अभी उससे होगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि हमने अभी कुछ मत करने को बोला। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। लेकिन उससे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो हम इससे क्या कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक डिव है यहाँ पर, और डिव का नाम है मान लो कंटेनर, ठीक है। डिव का नाम है कंटेनर, और ये कंटेनर ऑब्वियसली हमने इसकी कोई CSS home.jsx की हमने कोई CSS फाइल अभी तक नहीं बनाई है। तो चलो हम एक CSS फाइल बना लेते हैं। हम एक फाइल इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर /, ठीक है। और इस फाइल का नाम क्या होगा? home.css। बिकॉज ऐसी कोई फाइल नहीं है तो ऑब्वियसली ये जो है ये बनानी पड़ेगी। तो कंट्रोल पर क्लिक करके इस पर ऐसे क्लिक करो, क्रिएट फाइल। तो यहाँ पर आप लिखो .container, ठीक है, .container। तो अब आपने यहाँ पर लिखा .container, तो आप कंटेनर की CSS लिखोगे। तो जरा आप देखिए कंटेनर की CSS क्या लिखेंगे। देखो कंटेनर की नहीं, हम क्या करेंगे, हाँ हम दो ही चीजें रखेंगे। चलो बैकग्राउंड कलर, चलो बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे मान लो यही अपना एंटीक व्हाइट मान लो, ठीक है। और कलर जो है, कलर हमारा है, कलर जो है हमारा वो है मान लो हमारा ब्लैक, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं दो कंटेनर्स की CSS लिख लेता हूं। एक में लिखता हूं कंटेनर लाइट, दूसरा मैं लिख लेता हूं इसी के तर्ज पर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, ठीक है। तो वहां पर मैं लिखूंगा मान लो कंटेनर डार्क, ठीक है। और कंटेनर डार्क जो है ना, वहां पर मैं कलर इन्वर्जन करूंगा, यानी कि उसमें जो ये वाला कलर है यहां पर होगा मान लो ग्रे, ठीक है। ग्रे हम लगा देते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रे, ये ज्यादा है तो हम इसको इतना कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रे। और कलर जो है, कलर हम लगा देंगे व्हाइट, ठीक है। अब ये हमने दो कंटेनर्स फिलहाल बनाए, ठीक है। एक तो बनाया कंटेनर लाइट, कंटेनर डार्क, सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको। अब देखो अगर home.jsx में जाऊं मैं, अगर मैं इसको रखता हूं कंटेनर लाइट, तो ऑब्वियसली जो हमारा डिव है, जो मेन डिव है, देखो उसके ऊपर क्या लग गया, उसके ऊपर ये थीम थोड़ी लग गई, कंटेनर लाइट का CSS लग गया। एक और काम मैं करता हूं, फिलहाल वापस CSS में जाके लेट मी गिव इट अ मिनिमम हाइट। तो मैं इसकी मिनिमम हाइट जो है ना वो दे देता हूं, ये इसको ये दे देते हैं मिनिमम हाइट, ओके। तो मिनिमम हाइट जो है वो हम रखते हैं 90 VH। अब उससे क्या होगा, उससे पूरा हो जाएगा, ठीक है, 90 VH। एंड हम कंटेनर लाइट के ऊपर थोड़ा सा पैडिंग दे देता है, ठीक है। पैडिंग में देता हूँ 100 पिक्सल, तो ये थोड़ा इधर आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा आपको दिखेगा बीच में आ गया,
ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं एनेबल डार्क मोड करता हूं ना, मैं चाहता हूं कि सच में इसमें डार्क मोड एनेबल हो जाए। ठीक है, तो बताओ आप उसको कैसे अचीव करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी भी आप मिनिमम हाइट और पैडिंग बिल्कुल ये एक जैसा सेट है ना, लेकिन इसमें सिर्फ कलर इन्वर्जन है। तो अब आप देखो क्या करना है यहाँ पर। जब भी मैं एनेबल डार्क मोड को एनेबल करता हूँ, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये फंक्शन तो इन्वोक होगी हैंडल डार्क, उससे क्या होगा, उससे सेट एनेबल डार्क मोड ट्रू हो जाए। चलो ये तो सही है। ओके, अब मैं इसको देखो क्या लिखूंगा। मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा, टर्नरी ऑपरेटर जिसमें हम लिखते हैं कि अगर ये चीज है तो ये करना, एक ही लाइन में लिखते हैं, इफ एल्स कंडीशन होती है वो। देखो यहाँ पर आप क्लास नेम में वो लिख सकते हो, क्लास नेम में आपको क्लास नेम में करली ब्रेसेस डालनी है ऐसे। ठीक है, अभी जो आपको पता है कि JSX के अंदर जब आप रिटर्न करते हो ना HTML, तो उस HTML के अंदर करली ब्रेसेस में क्या लिखी होती है, जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर एनेबल हमारा मेन ये है, मेन वेरिएबल हमारा है एनेबल डार्क मोड, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर एनेबल डार्क मोड है, यानी कि अगर ये ट्रू है तो तुम क्या करना, यानी कि अगर एनेबल डार्क मोड ट्रू है तो तुम कंटेनर डार्क कर देना, वरना क्या करोगे, वरना करना कंटेनर डार्क, या तो करना कंटेनर लाइट। ठीक है, कंटेनर लाइट। ठीक है, दोनों में से कोई एक, लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा, एनेबल डार्क मोड पर। तो ठीक है, देखो मैं इसको रिलोड कर देता हूं। पहले देखो, अभी बताओ उस एनेबल डार्क मोड की वैल्यू क्या है, फॉल्स। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, व्हाट विल हैपन, एनेबल डार्क मोड ट्रू हो जाएगा और इसकी CSS चेंज हो जाएगी, है ना। तो देखो ठीक है ना, तो ये होता, यानी कि हमने स्टेट को मैनेज किया। अब मैं यहां पर भी यूज स्टेट हुक की इस्तेमाल कर रहा हूं, और आप यहां पर भी यूज स्टेट हुक की इस्तेमाल, लेकिन ये तो इंक्रीमेंट काउंटर आप वहां पर भी बना सकते हो सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी। लेकिन जो यूज स्टेट हुक है ना, इससे आपको थोड़ा सा एक तरह की आजादी मिल जाती है, आप किसी भी तरह की स्टेट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और हमने कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी नहीं लिखा, जस्ट एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। कहां पर, अब ऐसा है ना कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, अगर आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होते, अगर आप सिंपल सी जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते, तो वहां पर क्लास नेम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता आपको करना था पहले उस डिव का एक आईडी देना था। ठीक है, डिव को अपनी आईडी देनी थी, फिर आपने लिखना था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर आईडी, फिर उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर कर दो, उसकी क्लास ऐड कर दो, उससे क्लास टॉगल कर दो। तो आपने क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप ये सब चीजें अचीव कर सकते थे इससे पहले भी, लेकिन रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट से आप ये इजी हो जाता है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी कोड लिख पाओगे, इससे जो है ना, इससे डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है। आप कॉम्प्लेक्स जो यूआई लॉजिक है ना वो बना सकते हो रिएक्ट के अंदर। हालांकि जो चीज इसके अंदर की जा सकती है वो आप रेगुलर जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी तो जावास्क्रिप्ट ही है ना। अब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने उन जावास्क्रिप्ट चीजों की जो हम खुद से करते हैं, उन्होंने इनकी फंक्शंस बनाई है, और वो फंक्शंस हमें किस में दे दी, रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, अब जब मैं इसको लिख रहा हूं एनेबल डार्क मोड, अब वापस से फिर से क्लिक करूंगा, इससे कुछ होगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो कितना अच्छा होता अगर मैंने यहां पर लिखा होता, ट्रू नहीं लिखा होता, मैं इसको लिखता जो भी है, जो भी एनेबल डार्क मोड है उसका इन्वर्ट, ऐसे। देखो अगर एनेबल डार्क मोड फॉल्स है तो फॉल्स का नॉट क्या होता है, नॉट फॉल्स हो गया ट्रू। अगर वो ट्रू है तो नॉट का ट्रू हो गया फॉल्स। तो देखो अब ये दोनों साइड से काम करेगा। ठीक है, ये अब दोनों साइड से काम करेगा। ठीक है, आया समझ। तो ये थोड़ा सा यहां पर आपने देखा कि अगर सेट एनेबल डार्क मोड को मैं खाली ट्रू लिखता तो इस बटन को आप एक बार क्लिक करते तो ये ट्रू हो जाता बस। लेकिन अब मैंने लिखा नॉट एनेबल डार्क मोड। नॉट एनेबल डार्क मोड का मतलब क्या हो गया, यानी कि व्हाटएवर जो एनेबल डार्क मोड है उसका उल्टा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देना, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना। ठीक है, उल्टा। अब चलो ये भी हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, बताओ इसका नाम, इस बटन का नाम क्या है, एनेबल डार्क मोड। देखो मैं नहीं चाहता कि इसका नाम एनेबल डार्क मोड ही हमेशा रहे, क्योंकि देखो इसका नाम यहां पर तो ठीक है एनेबल डार्क मोड, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूं अब कौन सा मोड एनेबल हो गया, अब तो डार्क मोड एनेबल हो गया, अब यहां पर आना चाहिए एनेबल लाइट मोड। तो मैं इसको भी टर्नरी ऑपरेटर में लिख सकता हूं ना। मैं इसको लिखूंगा कि देखो भाई साहब, जब हमारा ये होगा क्या, ये एनेबल डार्क मोड जब ट्रू होगा, ठीक है, तो ये ट्रू कब होगा, जब एनेबल डार्क मोड हो चुका होगा। तो जब ये हो चुका होगा एनेबल डार्क मोड, तो उस वक्त आप लिखना
उस वक्त आप लिखना एनेबल लाइट मोड। क्या लिखोगे? एनेबल लाइट मोड। और ये चीज पता है कब लिखोगे आप? ये चीज तो आप इसके फॉल्स पर लिखोगे, ठीक है? ओके, अब देखो सही है ना? तो हमने क्या लिखा? हम लिखा बटन ऑन क्लिक, ठीक है? अब बटन की वैल्यू देखो क्या है। अब सेव करते हैं पहले, देखो अभी क्या आ रहा है? एनेबल लाइट मोड। जब क्लिक कर रहे हैं एनेबल डार्क मोड, तो इसका मतलब अब बटन की इंटरनल टेक्स्ट जो है ना वो भी चेंज हो रही, लेकिन ये सब कुछ डायनेमिकली हो रहा है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, बटन की इंटरनल टेक्स्ट को अगर आपको सीधी जावास्क्रिप्ट से चेंज करना पड़े, बताओ क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो बटन की आईडी बनाओ, फिर बटन को टारगेट करो, फिर लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर वो आईडी ले लो, फिर उसकी वो इनर टेक्स्ट जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना? फिर आपको लिखना पड़ेगा कि देखो जब ये ट्रू है तो उस वक्त इसके इंटरनल टेक्स्ट को चेंज करना, है ना? तो इसका मतलब वहां पर ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आप एक टर्नरी ऑपरेटर से ये कर देते हो। और हाँ, बिकॉज ये टर्नरी ऑपरेटर्स आप डायरेक्टली किस में लिखते हो? सीधा JSX में ही, मतलब सीधा HTML सिंटेक्स के बीच में। तो इससे हमें वो चीज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमने यहाँ पर सीधा बटन के अंदर ही लिख दिया क्या? एक टर्नरी ऑपरेटर। तो इसका मतलब हमने एक तरह से HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख दी। हम इससे पहले भी लिखते थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट टैग होता था, वो नीचे होता अलग से, उसमें फिर आपने फिर डॉम एलिमेंट्स को टारगेट करना पड़ता है। आपने डॉम एलिमेंट्स को टारगेट करना, इसमें डॉम एलिमेंट्स को टारगेट नहीं करना, बल्कि डॉम एलिमेंट्स के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख लो। जैसे कि ये बटन एक डॉम एलिमेंट है ना, ये भी तो HTML टैग है, HTML टैग के अंदर ही आपने जावास्क्रिप्ट लिख दी, ओके? और ये आप जावास्क्रिप्ट किसमें लिख रहे हो? करली ब्रेस में। तो यहाँ पर सिंपली एक टर्नरी ऑपरेटर है कि अगर एनेबल डार्क मोड ट्रू होगा तो तुम बताना एनेबल लाइट मोड, वरना फॉल्स के केस में एनेबल। और उसको ट्रू फॉल्स कौन कर रहा है? उसको ट्रू फॉल्स कर रहा है ये हैंडल डार्क मोड, ठीक है? यानी कि हमारा यूज स्टेट हुक। तो यूज स्टेट हुक के अंदर हम स्टेट्स को क्या रखते हैं? देखो अब मैंने आपको 3 तरह की स्टेट मैनेजमेंट यहां पर दिखाई, ठीक है? अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इंक्रीमेंट, ओके? इंक्रीमेंट वो तो है ही, ओके? ये भी तो स्टेट मैनेजमेंट ही है। और दूसरा एनेबल डार्क मोड। देखो दोनों स्टेट्स एक दूसरे से अलग अलग है। एक की स्टेट दूसरे, मतलब 2 यूज स्टेट हुक है तो दे आर 2 डिफरेंट स्टेट हुक्स, दे विल वर्क स्टैंड अलोन। ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। देखो इसका आप कितनी बार भी इसको दबाओ, इससे इसको कुछ नहीं होगा, और आप इसको इंक्रीमेंट करो, उसको इससे कुछ नहीं फारा। मतलब इनकी जो स्टेट्स है ना अलग से, मतलब एक तरह से हम कहते हैं मेंटेन हो रही है। 2 स्टेट हुक्स है, 2 चीजों को जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? अब यहां पर चेक करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लास नेम्स को टर्नरी ऑपरेटर यूज करके क्लास नेम्स चेंज कर सकते हैं। एंड 2 क्लासेस में आप 2 सेट ऑफ CSS लिख लो, तो आप क्या कर सकते हो? पूरी की पूरी ऐप ऐसे बना सकते हो कि जिसमें 2 सेट ऑफ CSS लिखी होगी, एक डार्क मोड के लिए और एक लाइट मोड के लिए। और आप एक डार्क मोड, हम जैसे ही डार्क मोड को एनेबल करेंगे तो सारी एप्लीकेशन की जो CSS है ना वो एक ही साथ चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो एक तो ये है। दूसरी चीज आपने देखी, इसमें प्रॉप्स भी आ गए। और तीसरी चीज, हम काउंट को भी जो है ना, काउंट को भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और काउंट को अगर आपको डिक्रीमेंट करना है, वो मैंने पहले ही कहा कि आप यहाँ पर लिखोगे हैंडल डिक्रीमेंट, और आप इसको जो है ना, हाँ, आप काउंट -1 कर दोगे, ठीक है? ये भी हमने एक फंक्शन ही इसके अंदर, सेट काउंट के अंदर मैंने फंक्शन ही चलाया, ठीक है? ये काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, ये फंक्शन ही, ठीक है? ये एक तरह का पैरामीटर समझ लो। मैं इसको बोलता हूँ कि एक पैरामीटर ले लो, उस पैरामीटर को तुम काउंट +1 कर दो, ठीक है? अब चेक करो आगे। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आती है यूज इफेक्ट की बारी। अब यूज इफेक्ट क्या करता है? यूज इफेक्ट यूज स्टेट हुक के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। यूज इफेक्ट जो है वो यूज स्टेट के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। देखो यूज स्टेट का काम है स्टेट को मैनेज करना, ठीक है? और जितने यूज स्टेट हुक बनाओगे, हर एक यूज स्टेट हुक अपनी अपनी स्टेट को मैनेज करेगा, एक दूसरे को वो मतलब खलल नहीं करेंगे, ठीक है? अब जो यूज इफेक्ट है ना, उसको आप क्या कर सकते हो कि वो यूज इफेक्ट हुक यूज स्टेट के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो ये इसकी मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे कहाँ पर, मतलब कहीं पर भी, किसी जगह पर भी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो यही बोलता है कि दैट यूज इफेक्ट जो है ना वो किसके काम आता है? वो यूज स्टेट हुक जब रन करता है ना, उसके साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो पहले आप उसका सिंटेक्स देख लो कैसा है। इसका सिंटेक्स आपको याद हो गया?
ये जो हमारा इसका सिंटेक्स है, देखो इसका सिंटेक्स जो है वो है, कोई बात ये जो एनेबल डार्क मोड है, ओके, तो यहां पर आप चेक करो एनेबल डार्क मोड एंड सेट एनेबल डार्क मोड। तो ये इसका सिंटेक्स ये है कि ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है, और ये तो आप यहां पर इसको वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हो, और वेरिएबल की वैल्यू आज मैंने दे दी फॉल्स और एक जगह पर दे दी नंबर, और कल आपको याद है कल मैंने दिया था एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर हम उसके सेट यूजर नेम फंक्शन से कर रहे थे, यूजर नेम भर रहे थे, और यूजर नेम क्या भर रहे थे हम वहां पर e.target.value, वटएवर इनपुट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वही उसका वैल्यू। अब चलो एक काम करते हैं, अब आप यूज इफेक्ट का भी देख लो, ठीक है। यूज इफेक्ट हम ऐसे डायरेक्टली कॉल करते हैं, यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यूज इफेक्ट को आपने डायरेक्टली कॉल किया, ठीक है। इसमें एक चीज जो होती है वो होती है कॉल बैक फंक्शन, उसके बगैर तो ये चलेगा नहीं, यानी कि करना क्या है, ठीक है, यानी कि अगर इस यूज इफेक्ट को हम कॉल करें तो करना क्या है, ठीक है, ओके। कॉमा लगा के इसमें एक होती है एक एरे, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंसी एरे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता दूं, एक काम करते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ना वेलकम प्रॉप्स डॉट यूजर, वेलकम प्रॉप्स डॉट यूजर, चलो एक काम करते हैं, मैं यहां पर कुछ और लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं द वैल्यू, चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, कोई बात नहीं, कुछ और यहां पर सोचते हैं। जैसे आप देखो यहां पर हैंडल इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, हैंडल इंक्रीमेंट ऑब्वियसली जब आप बटन को क्लिक करोगे, है ना, जब आप बटन को क्लिक करो। देखो यूज इफेक्ट में हम उन चीजों को रखते हैं जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल, जो कंपोनेंट बर्थ होती है ना, कंपोनेंट बर्थ मैं आपको समझाता हूं पहले। आप चेक करो, मान लो मैं अबाउट पर गया, ठीक है, मैं कहां पर गया? अबाउट पर। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमारी ऐप का आर्किटेक्चर अभी कैसा है? ऊपर नया बार है, बीच में मेन है और नीचे फुटर है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने होम पर ऐसे क्लिक किया तो बताओ क्या हुआ? अबाउट कंपोनेंट डिसमाउंट हो गया। आप ऐसा समझ लो, नया बार एंड फुटर के बीच में जो हमारा जो अबाउट कंपोनेंट है वो क्या हो गया? वो डिसमाउंट हो गया, और वहां पर कौन सी फंक्शन इन्वोक हो गई? वहां पर होम, क्योंकि होम जो है ना वो फंक्शन है। यहां पर हर कोई चीज फंक्शन ही होती है ना, होम भी फंक्शन है, अबाउट भी फंक्शन है, हर कोई तो फंक्शन, हम इनको बोलते हैं ना फंक्शन कंपोनेंट्स। तो ये एक फंक्शन है, तो इसका मतलब जो अबाउट फंक्शन है ना, उसको मैं एक तरह से रिट्रीव कर रहा हूं, इसको बोलता हूं अबाउट फंक्शन तू डिसमिस हो जा, और होम फंक्शन को मैं इन्वोक कर रहा हूं। अब जब हाँ डिपेंड मतलब देखो, जब हम राउट पर देखो जब मैं आपको फिर से समझाता हूं, जब हम यहां पर राउट चेंज करते हैं, लाइक अगर मैं जाऊंगा यूजर साइन अप पर, तो आपको पता है ना कि दैट होम कंपोनेंट जो है ना वो क्या होगा? वो डिसमाउंट होगा। होम कंपोनेंट गया, नैवबार एंड फुटर तो अभी भी है, और इसके बीच में लोड क्या होगा? क्योंकि राउटिंग जो है ना, राउटिंग वो मैंने आपको कहा था कि वो असल में कंडीशनल रेंडरिंग है। राउटिंग क्या इंश्योर करती है कि दैट जिस राउट पर आप हो वही कंपोनेंट लोड हो, ठीक है। तो क्या सारे कंपोनेंट अभी लोडेड है? नहीं। जब हम होम पर जाएंगे तो होम कंपोनेंट लोड है। जब भी होम कंपोनेंट मेन यूआई पे लोड होता है उसको हम कहते हैं कि दैट कंपोनेंट पैदा हुआ। यहां से कंपोनेंट का लाइफ साइकिल शुरू होता है। क्या होता है शुरू? कंपोनेंट लाइफ, इसको बोलते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो बताओ, जैसे ही मैं अबाउट पर गया तो बताओ किसका लाइफ साइकिल शुरू हुआ? अबाउट का। कॉन्टैक्ट पर गया तो किसका? अच्छा, होम जो है, ठीक है, इसका जब मैं होम पर क्लिक करता हूं तो होम की लाइफ साइकिल शुरू हुई। अब आप चेक करो, अगर मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा दी, मान लो ऐसे बहुत सारा इंक्रीमेंट लगा दिया, डार्क मोड एनेबल किया, अब मैं इसके बाद अबाउट पर जा रहा हूँ, ठीक है, गया अबाउट पर। मुझे बताओ क्या होम की स्टेट रहेगी? अगर मैं होम पर जाऊं, ये फिर से अपनी किस स्टेट में है? आप ये रीसेट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही कंपोनेंट की, जैसे आप कंपोनेंट को डिसमाउंट करते हो, इसको हम मानेंगे ये कंपोनेंट की डेथ है। तो ये कंपोनेंट, मान लो ये कंपोनेंट की पैदाइश है, और जैसे आप दूसरे किसी कंपोनेंट को माउंट करोगे इसकी जगह पर, इसका मतलब होम कंपोनेंट की क्या हो गई? डेथ। तो बर्थ से लेकर डेथ तक जो एक टाइम है ना बीच में, इसको आप बोलते हो, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल है अंडरस्टैंड करना इसको, बिकॉज आपको पता है कि दैट रिएक्ट के अंदर यूआई का जो पार्ट है ना, एक जाता है उसी जगह दूसरा आता है, ठीक है,
और विदाउट हम इसमें देखते हैं कि रिफ्रेश भी नहीं होता। देखो जैसे ही मैं होम पर गया, इसका मतलब इसकी जो है ना बर्थ हो गई। किसकी बर्थ हो गई? बैकएंड। इसमें आप इसमें तो फिलहाल हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। हाँ होता है मतलब, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर के अंदर है, वो रिएक्ट लाइब्रेरी कंट्रोल कर रही है ना, बिकॉज आपको पता है कि दैट देयर इज अ एक्चुअल रॉम एंड देयर इज अ वर्चुअल रॉम। सारी कैलकुलेशंस कहाँ पर हो रही हैं? जैसे परसों मैंने बताया था कि आप ऐसा समझ लो जैसे आपका एक मैथ का फेयर कॉपी है और एक मैथ का रफ कॉपी है, तो सारी कैलकुलेशंस कहाँ पर हो रही हैं? आपको मतलब एक यूजर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा फास्ट यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है, सारी कैलकुलेशंस रैम में हो रही। तो जिस चीज को आप देख नहीं पाओगे उसको हम क्या कहते हैं? मतलब एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप देखते कुछ और हो लेकिन अंदर से कुछ और हो रहा था। जैसे एब्स्ट्रैक्टिव आर्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्टिव आर्ट किसको बोलते हैं? वो भी एक आर्ट फॉर्म है जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि है क्या, लेकिन उसके अंदर वो बहुत सारी चीजें, डेप्थ होती हैं, फिलॉसफी होती है, साइकोलॉजी होती है। तो उस तरह का एब्स्ट्रैक्शन आर्ट देख लेना किसको बोलते हैं। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन यहां पर भी है। हम जो देख रहे हैं ना, हम उसी के ऊपर, हम अपनी आंखों पर ही भरोसा करेंगे। हमको क्या पता रैम के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये आपको पता है कि दैट एक्चुअल डॉम की जो कैलकुलेशन है, जो वर्चुअल डॉम के अंदर जो कैलकुलेशन हो रही है ना, वो रैम में हो रही है। ठीक है। और जब रैम में एक बार वो कैलकुलेशन हो जाए, उसके बाद फिजिकल जो एक्चुअल डॉम है और जो वर्चुअल डॉम है उनके बीच में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन के बाद वो जो जहां जहां पर स्टेट चेंज हो गई होती है उस स्टेट को वो भर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। यानी कि वर्चुअल डॉम में जो है वही फिर यहां पर भी रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन ये कहां पर हो जाता है? ये बिल्कुल मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने नहीं होता, हम कुछ भी नहीं देखते। ठीक है। वैसे भी हमको नहीं पता माइक्रो प्रोसेसर इनके अंदर हो क्या रहा है ना। हम तो बाहर से इनको देख पा रहे हैं कि चलो ये बटन है, दबा दिया, लैपटॉप ऑन हो गया। आपको नहीं पता कि इसके अंदर अंदर से कितने प्रोसेस उस वक्त चल रहे होते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैंने यहां पर इसको इंक्रीमेंट की थी 9, इसका मतलब अभी जो काउंट है ना, काउंट अभी 9 है और डार्क मोड को आपने एनेबल कर दिया। लेकिन बाद में जब आप फॉर एग्जांपल जैसे ही आप अबाउट को क्लिक करते हो, इसका मतलब होम की क्या हो गई? डेथ। होम रीसेट हो गया। तो वो इन बिटवीन जो पीरियड था उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अगर हम होम पर क्लिक होंगे, नहीं अगर आप होम पर ही क्लिक करोगे नहीं उस वक्त तो नहीं होगा, अलबत्ता अगर आप यहां पर लोड करोगे उस वक्त होगा। ठीक है। आया समझ आपको? अब चेक करो आप, इसको भी मतलब तरीका है, मतलब इस स्टेट को भी मेंटेन करने का तरीका है कि दैट आप पूरी की पूरी ऐप का ही स्टेट मेंटेन करो। जब तक आप ऐप पर हो पूरी की पूरी ऐप पर ही वो सेव रहना चाहिए। तो उसकी भी मेथड्स है। तो आप चेक करो आप, मैं आपको यहां पर समझा क्या रहा हूं। जैसे ही कंपोनेंट लाइफ साइकिल शुरू होता है, अब आपको लाइफ साइकिल समझ में आया कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल का यूज इफेक्ट उसी वक्त कॉल होता है। तो यूज इफेक्ट कब कॉल होता है? उसी वक्त। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम पे। मान लो अगर मैंने यूज इफेक्ट के अंदर लिखा सेट काउंट, क्या लिखा? मैंने ऐसे लिखा सेट काउंट। अब मैं यूज इफेक्ट के अंदर किसको कॉल कर रहा हूं? सेट काउंट को। और मैं सेट काउंट को कर दूंगा काउंट। ठीक है। मैं इसको बोलता हूं कि देखो काउंट जो है वो है, तुम काउंट को लगा देना, पहले ही इंक्रीमेंट हम लगा देते हैं 5 से। ठीक है। तो सही है। अब चेक करो, अब मैंने रिलोड किया, बताओ आपने इसकी स्टेट क्या? इसकी स्टेट एक्चुअल में 0 है, लेकिन जब भी ये होम लाइफ साइकिल शुरू होगा ना, उसी वक्त यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। तो यूज इफेक्ट कब कब कॉल हुआ? स्टार्ट में, पहले ही। ठीक है। हाँ, जो ही ये लोड होगा लाइफ साइकिल के टाइम पे ही। ठीक है। जैसे ही आपका ये जो फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट लाइफ साइकिल जब शुरू हो जाता तो वो फंक्शन इन्वोक हो जाती है जो यूज इफेक्ट के अंदर है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अबाउट पर गए, अभी मैं होम पर जा रहा हूं, आप देखोगे 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल हो गई। और सिर्फ तब नहीं, ये तो मैंने एक पार्ट बता दिया यूज इफेक्ट का, कि यूज इफेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन लिखी होगी वो कब कॉल होगी? स्टार्टिंग में, लाइफ साइकिल जब शुरू होगा। दूसरा, जब आप इसको फॉर एग्जांपल यहां पे रखोगे, मान लो डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी आपने लगा दी काउंट। देखो ये बिल्कुल चला जाएगा किसमें? ये एक तरह से हम कह सकते हैं इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको बोलता हूं कि जब भी काउंट चेंज होगा उस वक्त तुम कॉल होना फिर से। जब भी काउंट चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। क्या बोलते हैं? यानी कि जिस जिस चीज पर यूज इफेक्ट डिपेंडेंट है। तो यूज इफेक्ट कब कॉल होता है? और जो जो डिपेंडेंसी एरे में वेरिएबल्स होंगे। तो मान लो अगर काउंट चेंज हो गया,
तो यूज इफेक्ट फिर से कॉल होगा। तो मान लो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बताओ देखो क्या हो रहा है। जब भी एक्स चेंज हो रहा है, जब भी एक्स चेंज हो रहा है उस वक्त यूज इफेक्ट फिर से कॉल हो रहा है। लेकिन आप ये ऐसी बात हो गई ना, इसको आप रिकर्शन कह सकते हो, क्योंकि देखो यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, वो काउंट को ही तो +5 कर रहा है ना, लेकिन वहां से क्या लिखा आपने कि अगर काउंट चेंज हुआ तो तुम यूज इफेक्ट को फिर से कॉल करना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये कंटिन्यूस लूप बन गया, और इसमें आप देखो 5 5 5 5 हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह से यूज इफेक्ट कब कॉल होता है, एक तो ठीक है, एक तो मान लो कब लाइफ साइकिल जब शुरू होता है, और जब आप डिपेंडेंसी एरे में उस चीज को, अब हमने डिपेंडेंसी एरे में क्या रखा, हमने डिपेंडेंसी एरे में रखा काउंट को ही, लेकिन ये सही चीज नहीं है, तो इससे ये काउंटर रुकेगा ही नहीं कभी जब तक ये होम है। देखो अगर मैं अबाउट पर गया, वापस जाऊंगा होम पर, तो ये फिर से शुरू करेगा 5 से, ठीक है, देखो बहुत फास्ट है अभी, है ना। तो इसका मतलब ये एक तरह का मतलब मैंने गड़बड़ कर दिया, मुझे काउंट डिपेंडेंसी एरे में नहीं रखना चाहिए था। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कहा कि देखो अगर मैं काउंट को ही चेंज कर दूं, ठीक है, तो मैंने यानी कि अगर मैंने डिपेंडेंसी एरे में काउंट को ही लगा दिया तो यूज इफेक्ट कर भी क्या रहा है, वो काउंट को +5 कर रहा है। अब जब काउंट ही डिपेंडेंसी एरे में है तो इस तरह से ही क्या हो गया, इस तरह से ये इन्फिनिट लूप में चला गया। तो अभी देखो चलो रुक गया, है ना। अब देखो इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट तो चलेगा क्योंकि मैंने यहां से डिपेंडेंसी एरे में काउंट हटा दिया, ठीक है। तो आप यूज इफेक्ट में क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट में आप एक तरह से हम कहते हैं ना कि हम यूज स्टेट के ही साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं इस तरह से समझाता हूं। मोस्टली हम यूज स्टेट का हुक जो है, यूज स्टेट हुक जो है ना, जब हम फॉर्म हैंडलिंग की बात करते हैं, फॉर्म हैंडलिंग में आपने यूज स्टेट हुक का यूज किया था फॉर्म को हैंडल करने के लिए, है ना। जब हमने कल लॉग ये किया था रजिस्टर, जब हमने किया था, आप देखो रजिस्टर में आपने यूज स्टेट हुक्स का इस्तेमाल किया था, स्टेट को इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ना फॉर्म हैंडलिंग, ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग। चलो एक काम करते हैं यहां पर, और अब मैं ये वैल्यूज लेकर आता हूं डेटाबेस से, ठीक है। देखते हैं, अभी तक ये वैल्यूज हम कहां से ला रहे थे, अभी तक हम ये वैल्यूज ला रहे थे प्रॉप्स से। तो मैं नहीं लिखूंगा यहां पर अभी प्रॉप्स, अब मैं लिखूंगा वेलकम यूजर नेम। क्या लिखूंगा, वेलकम यूजर नेम, और कार्ड के अंदर भी मैं पुश करूंगा यूजर नेम। ऑब्वियसली इट विल गिव एन एरर बिकॉज ये बोलेगा यूजर नेम कहां है, देखो इसने एरर दे दिया, बोलता है कि यूजर नेम किधर है। ठीक है, मैं एक हुक बना लेता हूं, तो कांस्टेंट यूजर नेम सेट यूजर नेम इज इक्वल टू, कोई बात नहीं चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, तो लेकिन हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यूजर नेम, हाँ, सेट यूजर, ओके। तो अब देखो आप चेक करो, आप मैंने लिखा यूजर नेम सेट यूजर नेम, और अगर मैं इसको सेव करूं तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आप चेक करो अभी वेलकम, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, द नेम ऑफ यूजर इज कुछ भी नहीं। अब मुझे इसके वैल्यू एक्चुअल डेटाबेस से चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे हम उसके लिए, चलो इसको भी हटा देते हैं, सेट काउंट इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट में हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, मैं यहां पर कोशिश करूंगा डेटा फेच करने की, मैं यहां से डेटा फेच करने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट फेच डेटा, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट फेच डेटा इज इक्वल टू एक फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। और ट्राई कैच ब्लॉक लिखा तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज एसिंक, ठीक है, बिकॉज मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर क्या बोलते हैं इसको, मुझे एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। तो एपीआई कॉल करने के लिए इफ वी आर यूजिंग एक्सियोस, इसका मतलब वी हैव टू यूज प्रॉमिस बेस्ड मेथड्स, है ना। तो यहां पर हम करेंगे console.log एरर, और ट्राई में देखो क्या करेंगे, देखो ट्राई में फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ यूआरएल, ठीक है। तो आप यूआरएल आपको चाहिए, तो आपने लिखा कांस्टेंट यूआरएल इज इक्वल टू, अब यूआरएल क्या है चेक करो, हम थंडर क्लाइंट में जाएंगे, हमने एक एपीआई बनाई थी, देखो बैकएंड चल रहा है, मैंने बैकएंड पहले ही ऑन करके रखा था स्टार्टिंग में ही। तो रोबोलॉक्स में जाके आप देखो वी आर हैविंग एपीआई कॉल्ड एज गेट यूजर, तो मैं गेट यूजर जो उसका है ना, तो मैं ये गेट यूजर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाली दे देता हूँ उसको, यूआरएल में ये दे देता हूँ, ठीक है, यूआरएल आ गया, ठीक है।
चेक करेंगे हम वहां से क्या आएगा। और इसी यूआरएल के ऊपर यू हैव टू सेंड ए गेट रिक्वेस्ट, जैसे आप यहां पर करते थे, जैसे आप यहां पर एक सेंड करते थे रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, तो आपको यहां से सारे यूजर के डिटेल्स मिल जाते थे, वैसे ही मैंने यहां पर भी किया। तो ठीक है, फिलहाल तो भी मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूं आपको, बाद में हम उसको और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। ओके, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट रेस्पॉन्स, कांस्टेंट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, किस पर अवेट करना हमें, एक्सियोस पर। तो एक्सियोस को कॉल किया, एक्सियोस ऊपर इंपोर्ट हो चुका होगा, ठीक है। देखो जब आप एक्सियोस लिखते हो, जब मेथड वहीं से निकल के आता है ना, एंटर दबा देना चाहिए तो ऊपर से खुद से इंपोर्ट हो जाता है एक्सियोस डॉट, अब एक्सियोस डॉट गेट, और गेट में आपको पुश करना है यूआरएल। देखो गेट के टाइम पे यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग, कल जैसे हमने कल पोस्ट में हमने दिया था फॉर्म डेटा, वो तो हम पोस्ट कर रहे थे, अभी तो गेट के टाइम पे आपने कुछ नहीं देना है। तो गेट में खाली यूआरएल आपको देना है, और आप उसको बताओ कि देखो आप ना उस रेस्पॉन्स को फिलहाल कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, आप कर दो कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं इसको ये कर देता हूं। अब देखो फेच डेटा फंक्शन कहीं पे कॉल ही नहीं हुआ, फेच डेटा फंक्शन तो बना ही है, बट फेच डेटा फंक्शन कहीं पे कॉल नहीं हो रही। तो इसी फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, अब यहां पर मैं लिखता हूं फेच डेटा, यहां पर ऐसे फेच डेटा, और फेच डेटा को मैंने कर दिया कॉल। अब किसके अंदर कॉल कर दिया, यूज इफेक्ट के अंदर। तो बताओ क्या होगा, जैसे ही कंपोनेंट लाइफ साइकिल शुरू होगा तो पहले फेच डेटा फंक्शन कॉल होगी, है ना। यानी कि पहले ही, यही तो मैंने पहले ही कहा था ना आपको कि कि यूज इफेक्ट में हम वही चीजें लिखते हैं जो हमें कब चाहिए होती है, कब, स्टार्टिंग में। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल जैसे ही शुरू होगा तो आप देखोगे फेच डेटा जो है ना फंक्शन कॉल हो जाएगी, एंड उसका जो रेस्पॉन्स है वो अभी कंसोल होगा। तो अगर हम चेक करें, अभी तो है ना यहाँ पर, अगर मैं F12 प्रेस करूं, अगर मैं यहाँ पर कंसोल में जाऊं, मैं देखता हूं कि क्या कुछ हुआ भी कि नहीं। लाइक कंसोल में गए, ये ऐसे रिलोड करते हैं, चलो देखो क्या बोलता है, एक्सियोस एरर रिक्वेस्ट फेल विद स्टेटस कोड 404, मैसेज रिक्वेस्ट कॉल विद स्टेटस कोड 404। अब ये 404 क्यों आया, मे बी हम जो ये इस पे आईडी पुश कर रहे हैं, हो सकता है हमने वो यूजर डिलीट कर दिया हो। तो चेक करने के लिए, एक बार चेक करने के लिए वी विल गो टू द थंडर क्लाइंट, एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर देते, तो बोलता है यूजर नॉट फाउंड, इसका मतलब ये नहीं है, यूजर है ही नहीं। तो अगर यूजर नहीं है, चलो लॉग इन करते हैं, एक बार सेंड कर देते हैं। हमने लॉग इन किसको करवाया, चलो हम इसकी आईडी ले लेते हैं, किसकी, इस वाले बंदे की। तो ये वाली आईडी हम कहाँ पे डाल देंगे, यही वाली आईडी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सेव करते हैं। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब देखो, अब इसको मैं फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो देखो, अबाउट पर गया, होम पर गया, देखा हमें क्या मिला, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, और देखो उसमें सक्सेस मिला, मैसेज मिला हमें, डेटा में आपको मिला यूजर फाउंड, पेलोड में आपको पूरा का पूरा यूजर मिल गया, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, सब कुछ, ठीक है। अब देखो पासवर्ड भी मिला, लेकिन क्या पासवर्ड हैकेबल है, नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही हैश में है, लेकिन यूजर नेम तो मिल गया ना। चलो, लेकिन वो किस में है, देखो देख लेना, वो है रेस, इस ऑब्जेक्ट का नाम रेस है, रेस्पॉन्स के डेटा के पेलोड के यूजर नेम के अंदर, है ना। तो ठीक है, मैं एक काम कर देता हूं, मैं इसको बोलता हूं कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक तो आप करोगे console.log response, और तुम कर लेना सेट यूजर नेम, क्या करना, सेट यूजर नेम। सेट यूजर नेम तुम क्या करना, रेस्पॉन्स के डेटा के पेलोड के, हाँ जी सही है, रेस्पॉन्स के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर पेलोड है, पेलोड के अंदर यूजर नेम है, वही कर देना सेट यूजर नेम। तो यूजर नेम जो एम्प्टी था वो फिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव कर दूं तो देखो भाई, द नेम ऑफ यूजर इज इरफान यूसुफ। ये आप कहां से आ रहा है, ये आप डेटाबेस से आ रहा है। मतलब आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, मुझे फिर से समझाओ थोड़ा। मुझे ऐसा समझ, जैसे आप वहां पर करते हो डॉम कंटेंट लोडेड, देखो क्या है कि चेक करो, देखो 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 क्या है, आप ऐसा समझ लो
ये जो फेच डेटा फंक्शन है, इट इज फेचिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। लेकिन ये फेच डेटा फंक्शन आपने कॉल किसके अंदर की, यूज फैक्ट। अगर मैं नहीं भी करता ना यूज फैक्ट के अंदर ये कॉल, ये तो फिर भी वैसे भी फेच डेटा को आप कॉल करती तो कॉल हो जाती। लेकिन यूज फैक्ट के अंदर रखने का क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि दैट मैं डिपेंडेंसी एरे के साथ जब चाहूं इसको रिकॉल कर सकता हूं, जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट में एक बार आप अगर लिखोगे ऑन लोड, तो डॉम कंटेंट लोडेड, जैसे ही मतलब जावास्क्रिप्ट में डॉम कंटेंट लोड हो जाएगा, उसके बाद आपकी फंक्शन इन्वोक हो जाएगी। लेकिन सेकंड टाइम इन्वोक करने के लिए आपने रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को यहां पर, लेकिन इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चेक करो आप। मैं जाता हूं नेटवर्क में, इसको भी बंद कर देते हैं। यहां पर चेक करो, देखो मैंने किया रिलोड, अभी मैं रिलोड कर रहा हूं। देखो ये किस रिक्वेस्ट कौन सी का चल रहा है, चेक करो। देखो किस पे कर रहा है, लोकल होस्ट 4000 यूजर स्लैश गेट यूजर, और यूजर की आईडी जा रही है, और वहां से इसको स्टेटस कोड आया 200, और रेस्पॉन्स में इसको क्या मिला, रेस्पॉन्स में इसको मिला मैसेज यूजर फाउंड, पेलोड उसको मिला, पेलोड में आईडी यूजर नेम ईमेल पासवर्ड सब कुछ उसको मिल गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं फॉर एग्जांपल जाऊं अबाउट पर, ठीक है, अबाउट पर, और मैं ये मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर मैं होम पर जाऊं, देखो एक और बार फिर से लोड होगा। इसका मतलब जब भी कंपोनेंट लाइफ साइकिल शुरू होता है, यूज इफेक्ट आइकलेट कॉल गच्छा, यूज इफेक्ट कॉल तो होता ही है। तो आपने इसका मतलब हुआ कि चलो कॉन्टैक्ट अबाउट, ठीक, मैंने गया फिर से होम पर, इसका लाइफ साइकिल जैसे ही शुरू हुआ तो इसने फिर से एपीआई कॉल कर दी। और एपीआई कॉल, इसका मतलब बैकएंड पर कितनी रिक्वेस्ट गई, 3, और तीनों बार एक ही जैसा रेस्पॉन्स आया, और वही रेस्पॉन्स हम यहां पर इटरेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन इससे हम कह सकते हैं ना कि दैट एक तरह से बैकएंड सर्वर पे लोड बढ़ता है, क्योंकि जब भी इंसान डिफरेंट इस पेज पे जाएगा, इस पेज पे जाएगा, तो इसका मतलब गेट रिक्वेस्ट हो रही, आप कितनी बार गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए हम स्टेट्स को सेंट्रली मैनेज करते हैं। क्या करते हैं, एक स्केलेबल, एक एफिशिएंट ऐप जो होता है ना, वहां पर हम यहां पर नहीं करते, बल्कि हम स्टेट को मैनेज करते हैं app.jsx के अंदर या index.jsx के अंदर। आप देखो वो सबका पापा है index.jsx। अगर आप यही गेट यूजर कहां पर करते, app.jsx में, तो app.jsx के अंदर फिर आप ये यूजर नेम जो है ना प्रॉप्स की मदद से किस में डाल देते जहां पर आपको ये जरूरत है। लेकिन उससे ये जो स्टेट थी ना, ये किसकी स्टेट थी उस वक्त, ये ऐप की स्टेट थी। इसका मतलब जब ऐप रिलोड होता उस वक्त ये फिर से कॉल होता। अभी तो हमने इसको एक पेज में रखा है, जब भी आप उस पेज पे जाओगे तो ये फंक्शन कॉल होगी। लेकिन अगर इसको आपने ऐप में रखा होता, app.jsx में, तो ये पूरी ऐप के ऊपर स्टेट मैनेज रहती। और अगर आप इसको इंडेक्स में रखते तब तो ये उससे भी ज्यादा अच्छा था। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम इंडेक्स और app.jsx को क्लीन रखते हैं, क्योंकि हमें फिर वहां पर ऐसी चीजें करनी होती है। और इसके लिए भी फिर हम असल में ऐसा अप्रोच इस्तेमाल नहीं करते, हम फिर एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं जिससे हम स्टोर मैनेजमेंट सेंट्रली करते हैं, जिसे हम सेंट्रल स्टोर मैनेजमेंट करते हैं, जिसको हम फिर क्या बोलते हैं, रिडक्स, या हम यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं, और जब आपको लगेगा ना कि हाँ इनमें प्रॉब्लम है, इन मेथड्स में प्रॉब्लम है, तभी हम इससे अच्छा एफिशिएंट मेथड देखेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं पहले से ही दिखाऊंगा एफिशिएंट मेथड्स, तो आप सोचोगे कि शायद दुनिया पहले से ही ऐसी थी। ठीक है, नहीं, आपको पहले देखनी है कि मतलब हम पहले क्या प्रैक्टिसेस यूज करते थे, बाद में क्या हुआ, और मतलब एक बेहतरीन ऐप बनाने के लिए एक बिगिनर डेवलपर कैसे काम करता है, फिर एक जो हाई एंड डेवलपर होता है उसका क्लीन कोड कैसा होता है, और वो किस तरह से फर्दर अपने कोड को एनहांस करता है। ठीक है, अब आपने ये समझा यहां पर कि यहां पर कोई भी प्रॉप्स मैं ले नहीं रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो ये है ना, ये कॉल मैंने कहां पर की, मैंने ये कॉल वहीं पर होम में ही किया। मैं होम में ही फेच डेटा जो है ना कर रहा हूं, और यूज इफेक्ट में फेच डेटा कॉल कर रहा हूं, और इसको जो है ना इसमें मैंने लिख दिया वेलकम यूजर नेम। और यूजर नेम अब कहां से आ रहा है, यूजर नेम अब आ रहा है डेटाबेस से, ना कि प्रॉप से। ठीक है, अब देखो कितना ये मतलब सीधा साधा कोड लग रहा है। जावास्क्रिप्ट भी वहीं पे, HTML भी वहीं पे, और CSS मैंने एक अलग से फाइल बना दी। ठीक है, तो यही चीज थी जो मतलब रिएक्ट ने हमें दी कि दैट उन्होंने हमें जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सिंटेक्स दिया, एंड वो भी वो वाला सिंटेक्स जो आप डायरेक्टली HTML में ही लिख दो करली ब्रेसेस के बीच में। तो उससे क्या होता है ना कि उससे हमें वो document.getElement में आईडी करने की जरूरत नहीं है, उससे हमारा कोड हेफ्टी हो जाता था।
हाँ हाँ एग्जैक्टली, JSX जो है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड, ये तो यही तो है रिएक्ट, तो यही तो है रिएक्ट। JSX इन्होंने रिएक्ट जब लाया था तो पहले इनको HTML में चेंजेस करने पड़े, इन्होंने जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा चेंजेस करने पड़े। तो ये असल में याद रखना कि ये रेगुलर डिव नहीं है, ये कौन सा डिव है, ये जावास्क्रिप्ट का डिव है, ये JSX का डिव है ये, ठीक है। और ये टोटली डिफरेंट है आपके किस डिव से, HTML वाले डिव से। हालांकि दिखने में सिंटेक्स में लगता है ये डिव ही है और आप ये काम भी वैसे ही करता है, लेकिन ये एक्चुअल में ये जावास्क्रिप्ट का डिव है, ये JSX का डिव, ओके। और इसमें डिव में तो आप क्लास देते हो, इसमें तो आप क्लास नेम देते हो, तो ये कैसे सेम हो गया, हालांकि इनकी फंक्शनिंग सेम है। इस डिव से भी आप एक सेक्शन ही बनाते हो और उससे भी आप एक सेक्शन ही बनाते हो डॉम के अंदर। हाँ नहीं, वहां पर आप ये कहां कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो तो एक सर्वर साइड ऐप है ना, उसमें हम वहां पर हम HBS सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं। देखो HTML का कोई मतलब ये नहीं है, HTML का कोई सीधा साधा सिंटेक्स मतलब नहीं है, मतलब हर कोई बंदा HTML को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। जैसे अगर आप .NET में जाओगे, उन्होंने भी HTML को अपनी तरह मॉडिफाई किया है सो दैट कि वो उनको अपने C# के साथ कंफर्टेबल बना सके। तो फॉर एग्जांपल वहां पर हम रेजर HTML की बात करते हैं, वहां पर आपको पता है वहां पर HTML का सिंटेक्स क्या होता है C# में, .CS HTML क्या होता है .CS HTML, तो वहां पर वो वही सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भी HTML के अंदर थोड़ी क्या लाई है अपने हिसाब से, और इसी तरह से इन्होंने भी HTML के अंदर चेंजेस लाई किस हिसाब से, सो दैट वो कंफर्टेबल हो जाए इसके साथ। इसी तरह से HBS है, उसमें भी हैंडल बार्स जिनको बोलते हैं, जो इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे हैंडल बार्स। तो हैंडल बार्स में क्या है कि वहां पर भी आप देखोगे, वहां पर भी HTML के अंदर चेंजेस है, वहां पर भी आप वेरिएबल्स डायरेक्टली डाल सकते हो, कहां पर, कोड के अंदर, और वहां पर डबल करली ब्रेसेस का यूज होता है। तो उसका और इसका सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंट है, लेकिन काम वही है, लॉजिक वही है। अब चेक करो, मैं एक काम करता हूं, अगर मैंने ये फेच डेटा और ये जो फंक्शन है, ये पूरा का पूरा ये अगर ये मैंने ऐप में किया होता, ठीक है, अगर मैंने ये ऐप में किया होता यहां पर, ठीक है, यहां पर मैंने किया होता, देखो मैंने ऐप में किया, यूजर नेम वहां पर क्या है इरफान यूसुफ, मैंने हटा दिया वहां से, ठीक है, मैंने कोई यूजर नेम, और इसका जो फॉर एग्जांपल हुक है वो भी मुझे यहां लाना पड़ेगा, है ना। इसका हुक कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका हुक है, तो ये भी मुझे लाना पड़ेगा app.jsx में। तो मैंने app.jsx में हुक बनाया, कांस्टेंट यूजर नेम सेट यूजर नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट। फेच डेटा कहां पे कर रहा हूं, वहीं पे। अच्छा एक्सियोस जो है, एक्सियोस, चलो एक्सियोस इंपोर्ट हो गया, ठीक है। यूज स्टेट को भी इंपोर्ट करते हैं, चलो यूज स्टेट भी आ गया, और यूज इफेक्ट क्योंकि इसमें मत इंपोर्ट हुए थे, चलो इसमें भी आ गया, देखो यूज इफेक्ट आ गया, यूज स्टेट आ गया, एक्सियोस आ गया। तो मैंने ये सारी चीजें यहां पे लाई। अब मुझे एक बात बताओ, जब ऐप लोड होगी उसी वक्त यूज इफेक्ट कॉल होगा, और ऐप में क्या है, इसका मतलब ये तो सब है, नैव बार फुटर वुटर सब कुछ लेके, ओके। अब इससे देखो क्या होगा, अब आप कैसे फिर मान लो यूजर नेम दोगे home.jsx को, उसको फिर से प्रॉप से ही देंगे, आया समझ। यानी कि यहां पर यूजर नेम नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे props.username, यानी कि ये डेटा लाएगा फिर से कहां से ही, प्रॉप्स से ही, ओके, props.username। लेकिन अब एक फर्क है यहां पर, हाँ एक फर्क है, पहले मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखा था कांस्टेंट यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग, अब फेच डेटा होके बैकएंड से आएगा, ठीक है, ओके। और वो डिपेंड कर रहा है आईडी पे, जिसकी मैं आईडी दूंगा उसी का, ठीक है। तो चलो यहां पर देख लेते हैं, यूज इफेक्ट सेट यूजर नेम response.data.payload.username, ये तो वही है, इससे यूजर नेम इटरेट होगा, तो ये चला गया यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम, क्योंकि यूजर नेम वेरिएबल तो बना के है ना यहाँ पे, तो अब यूजर नेम में वही डेटा जाएगा। अब सेव करता हूं मैं, देखता हूं मैं, देखो यहां पर चीजें नहीं आ रही, चेक करते हैं क्यों नहीं आ रही, ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें मसला। क्या हमारे पास यहां पर डेटा फेच हुआ, देखो डेटा तो फेच हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो देखेंगे क्या मसला है इसमें। देखो यूजर नेम वो तो हो गया, यूजर नेम तो हो गया, तो हम यहां पर लिख रहे हैं यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम, है ना, तो मैंने यूजर लिखा है, लेकिन वहां पर मैंने लिखा props.username, तो मुझे वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा props.user,
या अगर आप वहीं पे कर दो यूजर नेम तो एक ही बात है। यहां पर आपको करना पड़ेगा props डॉट यूजर। तो props डॉट यूजर जब आप करोगे तो देखो इसमें भी आ गया नाम, ठीक है, इसमें नाम आ गया। और इसको अब मैं यहां पर बंद कर देता हूं। चेक करो आप, अगर मैं जाऊं अबाउट पर तो क्या एपीआई लोड हुई? नहीं। कॉन्टैक्ट पर जाऊं, नहीं। होम पर, नहीं। मत हुई। इसका मतलब अब इसकी ये जो इरफान यूसुफ आ रहा है ना, ये अब आप किसी भी पेज पर जाओ आपको बार बार एपीआई रिलोड नहीं होगी। इसके अंदर जो ये डेटा है ना, एक बार ये फिक्स हो गया, क्योंकि सिर्फ तब एपीआई कॉल होगा जब आप फुल रिलोड करोगे, पूरा का पूरा ऐप ही आप रिलोड करो। तो इसका मतलब अब ये जो मतलब आ रहा ना ये वैल्यू इरफान यूसुफ, ये कैसे आएगा? ये जब ऐप रिलोड होगा। इसका मतलब जब ऐप की बर्थ होगी। और ऐप की बर्थ कब होती है? ऐप की बर्थ तब होती है जब पूरा का पूरा, यानी कि देखो ऐप की बर्थ होगी ऐसे, चेक करो, ऐप की बर्थ होगी जब आप इस पर जाओगे, लोकल होस्ट 3000, ठीक है, आप इस पर गए तो इसकी बर्थ हो गई। अब आ गया ना इसमें एक बार, अब आप जब पेजेस में बीच में शफल करोगे ना इस पे, तो फिर से एपीआई कॉल नहीं होगा। और इसकी स्टेट जो है ना वो हमने मेंटेन की है कहां पर? ऐप में, ना कि होम में, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है। और डेटा मैंने पास कैसे किया इसको, चाइल्ड को? थ्रू प्रॉप्स। इससे आपको यूज स्टेट समझ में आ गया, यूज इफेक्ट समझ में आ गया, प्रॉप्स समझ में आ गए। तीनों चीजें आ गई ना, तीनों चीजों का यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। यूज स्टेट भी बनाया मैंने, और मैंने पहले ही कहा था कि यूज इफेक्ट किसको लगता है? वो यूज स्टेट के कुछ जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करने में लगता है। तो यूज स्टेट में आपने यूजर नेम, सेट यूजर नेम बनाया। यूज इफेक्ट से आपने यूजर नेम की स्टेट को अपडेट किया, आपने वो एजेक्स कॉल किया कहां पर? बैकएंड को, वहां से यूजर नेम लाके आपने सेट यूजर नेम की मदद से यूजर नेम डाल दिया। फिर वही यूजर नेम आपने प्रॉप्स की मदद से होम के अंदर डाल दिया। अब होम के अंदर ही नहीं, चेक करो, होम के अंदर ही नहीं और भी कहीं पे। कैसे? क्योंकि आपने कार्ड में भी डाल दिए प्रॉप्स डॉट यूजर। आपने कार्ड में, जो कि कंपोनेंट के चाइल्ड का चाइल्ड है, क्योंकि कार्ड जो है ना, कार्ड वो तो यहां पर नहीं है, वो तो कार्ड तो शेयर्ड कंपोनेंट्स में है। तो इसका मतलब आपने एक तो वेलकम प्रॉप्स डॉट यूजर डायरेक्टली किया, जो कि वैल्यू इसके पेरेंट से आ रही है, और कार्ड को कहां से आ रही है वैल्यू? कार्ड को वैल्यू आ रही है उसके पेरेंट से। तो आपने ऐसे लिखा प्रॉप्स डॉट यूजर, ठीक है। इस तरह से कार्ड में भी डेटा आ गया और कार्ड का जो पेरेंट है उसमें भी डेटा आ गया। और हाँ, इन केस अगर आप ऐप में, अब ऐसे आप समझ लो, अगर मुझे कभी लगे कि मुझे नया बार पे डिस्प्ले करना है, मुझे नया बार पे यूजर नेम डिस्प्ले करना है, इधर मान लो इधर कहीं पे, तो क्या मुझे फिर से एपीआई कॉल करना पड़ेगा? नहीं, आप नया बार के अंदर भी प्रॉप्स डाल सकते हो। और मैं उसमें भी क्या प्रॉप्स डालूंगा? यही यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम, यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम। तो इसका मतलब अब आपने कहां पर प्रॉप्स पुश कर दिए? नया बार में भी। तो अगर आप नया बार में जाओ, ठीक है, वहां पर आपके पास एक यूएल है, ठीक है, आप एक डिव बना लो वहां पर, ठीक है, आपने एक डिव बना लिया, उसमें एक पैराग्राफ लिख लो, ठीक है, और पैराग्राफ में आप लिखो ऐसे कर्ली ब्रेसेस में props डॉट यूजर, props डॉट यूजर, और यहां पर नया बार में आप props लिख लो एज ए पैरामीटर। तो बताओ कहां पर आना चाहिए? ये देखो, ये यहां पर आ गया, ठीक है, आगे ना यहां पर। इसका मतलब डेटा अब आप यहां पर भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो वेलकम, ठीक है, वेलकम props डॉट यूजर, ठीक है। तो आगे ना वेलकम, और आप इसको थोड़ा सा CSS लिख के इसको इधर ले आ सकते हो। लाइक मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये नया बार की CSS तो है ना हमारे पास, तो ठीक है, नया बार की CSS में देखो li है, li के बाद एक div है, ठीक है, तो li के बाद एक div है, उसमें एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ का आप फॉन्ट स्टाइल जो है वो फॉन्ट स्टाइल कर दो इटैलिक, ठीक है, इटैलिक। देखो इसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होना चाहिए, तो div के अंदर p, तो मैं देखता हूं मैंने सही लिखा कि नहीं। ये हाँ, ये देखो भाई, ये जो है ये यूएल के बाहर है, ठीक है, यूएल के बाहर, चेक करो, अब हो गया ना इसका फॉन्ट इटैलिक। अब मैं नया बार के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ हूं ना, तो अगर मैं उसमें कर दूं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, स्पेस बिटवीन, या स्पेस अराउंड कर देते हैं, स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस बिटवीन ही कर देते हैं, स्पेस बिटवीन। तो आप देखोगे एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। और हाँ,
पैराग्राफ जो ये वाला डिव है इसको पैडिंग दे देते हैं राइट में, ठीक है, पैडिंग दे देते हैं इसको किस में, राइट में। मान लो यही कोई 50 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा सेंट, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो देखो वेलकम इरफान यूसुफ। और यहीं पर आप एक वो सर्कल बना लो जिसमें प्रोफाइल पिक्चर दिखती है, और यहाँ पर ट्रिपल डॉट बनाएंगे जहां से फिर मेन्यू निकलेगा, लॉग आउट वगैरह निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये नाम कहां से आ रहा है, ये नाम डेटाबेस से आ रहा है, और एक तो डेटाबेस से भी आ रहा है, और दूसरा मुझे इस नाम को फेच करने के लिए बार बार जो है ना रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही ऐप लोड हो जाती उसी वक्त यूज इफेक्ट में, ठीक है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कभी लॉग आउट कर लूं तो वहां पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा यहां पर, देखो इसको भी हम लिखते हैं यहां पर एक टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं। मैं इसको लिखूंगा वेलकम, नहीं, हम इसको करली ब्रेस में ही डालते हैं। देखो करली ब्रेस के अंदर करली ब्रेस ऐसे डाल दिया, और मैं इसको लिखूंगा कि देखो जब प्रॉप्स होंगे, ठीक है, जब प्रॉप्स डॉट यूजर नेम होगा, जब प्रॉप्स डॉट यूजर नेम होगा तब आप दिखाओ ये, ठीक है, ओके, तब आप दिखाना ऐसे ये वेलकम वेलकम, तब आप दिखाना। और हाँ ये जो है ना वेलकम वेलकम नहीं, ठीक है, ऐसे तब आप दिखाना। और इसमें आप ये डाल दो यहां पर क्या, क्वेश्चन मार्क, और यहां पर डाल दो आप करली ब्रेसेस, ठीक है, ओके। करली ब्रेसेस में आप इसको लिखना, फिर यहां पर एक बटन होगा, ठीक है आप। और हाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ऐसे प्रॉप्स डॉट यूजर चलेगा नहीं, तो आप यहां पर एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं वेरिएबल कांस्टेंट यूजर नेम, लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट यूजर नेम इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट यूजर, ठीक है। और यहां पर मैं ये यूजर नेम डाल देता हूं इधर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, इसमें डॉट नहीं चलेगा। तो प्रॉप्स, अगर मैं इसको लिखता हूं कि देखो अगर प्रॉप्स डॉट यूजर नेम होगा तो यूजर नेम, तो ये चलाना, और उसके बाहर भी क्या रखना, वेलकम, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो, और हाँ देखो इसमें आप ये डालने की जरूरत भी नहीं है, क्या ये ना, ये मत डालने की जरूरत है। और आप चाहो तो यहां पर इसको बना सकते हो वो टेम्पलेट लिटरल, क्या बना सकते हैं, टेम्पलेट लिटरल। तो आप यूजर नेम को रखो करली ब्रेसेस में, ठीक है, इसके सामने क्या लगाएंगे, डॉलर, और डॉलर के पहले लिखेंगे वेलकम, तो ऐसे वेलकम यूजर नेम, सही है ना। तो मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट यूजर नेम अगर होगा तो वेलकम करना यूजर नेम को, वरना आप एक क्या बना लो, आप एक बटन बनाना वहां पे, ठीक है, आप एक वहां पर बटन बना लो जिसमें होगा लॉगिन। और उसी बटन को, या देखो वो आप जरूरी नहीं है कि बटन हो, एक लिंक हो सकती है, उस लिंक को फिर आप CSS से बटन की शक्ल दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तो यहां पर यही आएगा, नहीं उल्टा हो गया शायद, प्रॉप्स डॉट यूजर नेम है तो ये, वरना ये, अब यहां पर बटन क्यों आ गया, प्रॉप्स डॉट यूजर नेम तो है, जरा उल्टा करते हैं, हाँ ये उल्टा लॉजिक क्यों चल रहा है, कोई बात, चेक करो प्रॉप्स डॉट यूजर होता है, यूजर नेम नहीं, प्रॉप्स डॉट यूजर होता है ना। तो मैं इसको बोलता हूं कि अगर प्रॉप्स डॉट यूजर होगा तो ये, अगर नहीं तो एक बटन, ठीक है ना। इसका मतलब जब बंदा लॉग्ड इन होगा ऑब्वियसली उस वक्त यूजर नेम होगा, तो उस वक्त जो है ना यहां पर वेलकम ही आएगा, वरना उस केस में यहां पर एक लॉगिन बटन होगा। तो आया समझ कुछ, चलो होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो।